तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस किसका, ग्लोबलाइजेशन का। और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कंप्लीट होने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, एंड देन आफ्टर कल्चरल, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण, है ना। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अब एक बात बताओ, आज के दौर में हम देख रहे हैं दुनिया एक दूसरे से व्यापार करती रहती है ना। व्यापार के सिस्टम में पहले क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था कि 1947 के पहले, 1947 के पहले सिस्टम ये था कि हम अंग्रेजों द्वारा लाए गए कंप्लीट वस्तुओं का प्रयोग करते थे। हमारे यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल थे, जितने भी रॉ मटेरियल थे, रॉ मटेरियल जो है ये ब्रिटेन जाते थे, यूरोप के कई देशों में जाते थे, और यहाँ से ये सारे रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड होकर हमारे देश में आते थे। लेकिन जब कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस खत्म हुआ, दुनिया औपनिवेश से बाहर आने लगी, लोग आज़ाद होने लगे। आज़ादी के बाद लोगों को समझ में आया कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से भी सही कर सकते हैं। इसमें भारत ने पहला जो सबसे बड़ा काम किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, इकोनॉमिक प्लान, है ना। किस तरह हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बना था। 5 ईयर प्लान के तहत हमारे यहाँ काम हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, है ना। एग्रीकल्चर पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी। हमने देश के बड़ी बड़ी कंपनियों को उस टाइम में, उस दौर में अपने देश में ज़्यादा काम करने का काम हमने इंपोर्ट पे बहुत ही कम, बहुत हमने लगभग बैरियर लगा के रखा था कि इंपोर्ट में बैरियर लगा रहे। इंपोर्ट में बैरियर लगने से जो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमारे छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग के लोग थे, इन लोगों को मौका मिल गया कि ये लोग भी सामानों को बनाएं और अपने देश में बेचना शुरू करें। हालांकि ये बहुत पहले से ही हो रहा था, लेकिन जब तक आप मिलजुल कर विश्व के स्तर पे व्यापार नहीं करेंगे, तब तक आपकी जीडीपी एक सीमित एरिया में ही, सीमित दायरे में ही रह जाएगी। आपको मालूम होगा 1991 में हमारे देश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। कहा जाता है कि भारत के पास केवल 15 दिन का ही पैसा बचा हुआ था कि 15 दिन बाद भारत क्या हो जाता है, एकदम से दिवालिया हो जाता है। लेकिन उस दौर में मनमोहन सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाकर और सारे टैक्स बैरियर को हटाकर देश के सभी कंपनियों को कहा, जितने भी एमएनसीज थे, एमएनसीज का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी, उन लोगों को मौका दिया गया कि आप भारत में आइए, भारत से व्यापार करिए और भारत में व्यापार करके आप अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्री को आगे की ओर ले जाइए। इससे हमारा भी फायदा होता। हमारे जो लोग थे, इंडियन पीपल, हमारे जो लोग थे, इनको क्या मिलता, एम्प्लॉयमेंट मिलता। और इस तरह 1991 के प्लान में हमने वैश्वीकरण में अपना पहला कदम रख दिया, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब समझो, कई सारे देश हैं, ये आपस में कुछ न कुछ साझा कर रहे हैं। साझा करने की चीज, साझा का मतलब शेयर करना, है ना। साझा में वो क्या क्या शेयर कर सकते हैं। पहली बात गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, समझ पा रहे हैं आप लोग। पहला आप क्या देख लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो क्या केवल गुड और सर्विसेज ही शेयर करते हैं? ये लोग आपस में कल्चर शेयर करते हैं, है ना, कल्चर शेयर करेंगे। तीसरा बताइए, और लोग क्या शेयर कर सकते हैं? फूड शेयर करेंगे, डिजीज शेयर करेंगे, है ना। तो कई सारी चीजों का शेयरिंग होता है। हर जगह के तत्व तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ सबको? ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया? तो हम सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान देंगे ग्लोबलाइजेशन में, कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है।
भारत और ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इस चीज को समझा जाएगा कि इंडिया इस ग्लोबलाइजेशन को लेकर अपना क्या स्टैंड रखता है। उसके बाद हम देखेंगे कोविड-19 और उसके इंपैक्ट किस पर, ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक है ना, तो सभी लोग आप लोग ये इंडेक्स और इंट्रोडक्शन नोट कर लीजिए।